ऑल राइट एवरीवन। तो भाई लास्ट क्लास में क्या क्या था अपन ने? न्यूक्लियर, हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। एंड वी सेड एनर्जी इक्वल टू, जो एनर्जी रिलीज होगी या तो नंबर ऑफ एटम्स इनटू 200 MeV कर दो या फिर 0.1% ऑफ mc² कर दो, बिकॉज मास डिफेक्ट होगा। मास किस में कन्वर्ट होगा? एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये अपन ने बोल दिया था। अब इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो बोलो। डाउट नहीं है? इसको पढ़ना नहीं आता? पढ़ना नहीं आता? लास्ट पॉइंट पढ़ो। लास्ट लाइन क्या लिखा है क्लास में? पढ़ो ना पूरा। दे आर स्लोड डाउन, क्या मतलब होता है इसका? नहीं, इस लाइन का मतलब क्या होता है? दे आर स्लोड डाउन। मेरी बात सुनो, इस लाइन का मतलब क्या होता है? वो अपने आप हो रहे हैं या उनको किया है? किया है। तो पढ़ेंगे ना मैकेनिज्म। और हाँ, एक न्यूक्लियाई टूटेगा तो 200 MeV एनर्जी देगा। ये वन न्यूक्लियर। आपको याद एक ही चीज रखनी है फिशन में, वन न्यूक्लियर गिव्स 200 MeV, राइट? तो एक काम करो, एक दो क्वेश्चन करते हैं अपन। एंड आई गिव यू होमवर्क एक्सरसाइज 1 19 to 40। व्हाट्स द अपडेट? 1940 दिया था। हो गए सारे? 20 नहीं हुआ? क्या है बेटा 20? तो न्यूक्लियर फिशन हो रहा है, तो वो थियोरेटिकल क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं इसको। फिशन में क्या होता है? मास में कमी आती है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टर। हु इज मोर स्टेबल? बेटा 2 दिन से अपन क्या सीख रहे हैं? कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, हु इज मोर स्टेबल, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? इफ प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल मतलब उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? बस। इफ प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी फिशंस पर सेकेंड आर टेकिंग प्लेस? हाउ मेनी फिशंस पर सेकेंड आर टेकिंग प्लेस? How many fissions per second are taking place in 1 kilowatt nuclear reactor? How many fissions per second are taking place in 1 kilowatt nuclear reactor? तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? 1 किलोवाट। अब ध्यान से देखो, 1 किलोवाट का मतलब क्या हुआ? 1000 जूल पर सेकेंड। मतलब इस न्यूक्लियर रिएक्टर को एवरी सेकेंड कितनी एनर्जी देनी है? 1000 जूल। ठीक है। आपको पता है कि 1 यूरेनियम 235 फिशन होके कितनी एनर्जी देता है? एंड गिव्स कितना? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। एक फिशन होता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, और आपको पर सेकंड इतनी एनर्जी चाहिए। क्वेश्चन क्या लिखा है?
तो क्या कह रहे थे, एक फिशन कितना एनर्जी आता है 200। क्या क्वेश्चन लिखा है आपने, हाउ मेनी फिशन पर सेकेंड, तो पर सेकेंड अपन को कितनी एनर्जी चाहिए 1000 जूल। तो क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, नंबर ऑफ फिशन क्या हो जाएंगे बेटा 1000 जूल अपॉन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पर सेकेंड आ जाएगा, इसकी यूनिट सेकेंड होगी, यूनिटरी मेथड है। अब क्या करना है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आसानी से कैलकुलेटेबल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, तो ये सोल्व करने पर आ रहा है 3.1, अंकित हैज गिवन द आंसर 3.1 इंटू 10⁻13, तो सही है। ठीक है, दिस इज द एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 22। अगर आपने बिगिनर बॉक्स किया है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ what is the mass of uranium required per hour, what is the mass of uranium required per hour in 10 kilowatt nuclear reactor, what is the mass of uranium required per hour in 10 kilowatt न्यूक्लियर रिएक्टर। तो वैसे 10 किलोवाट न्यूक्लियर रिएक्टर में हो क्या रहा है बताओ, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है 10 किलोवाट, 10 किलोवाट मतलब 10 किलो जूल पर सेकंड, लेकिन अपन को क्या चाहिए पर आवर चाहिए। अब इसमें ऐसा मेथड यूज करें या E इक्वल टू 0.1% इंटू MC स्क्वायर यूज कर दें, भाई अपन ने ये फॉर्मूला भी तो सीखा है, क्या होता है केवल 0.1% मास ही किस में कन्वर्ट होता है एनर्जी। अब ये एनर्जी लिख सकते हैं कि अपन 1 घंटे में कितनी एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर देगा, कितनी देगा, कितनी देगा 10 3600, यस और नो, इक्वल टू 0.1% है तो अपॉन 100 कर दो इंटू M इंटू C स्क्वायर, सिंपल से कैलकुलेशन है, आ जाएगा आंसर। तो कितना आएगा यार, दिस इज 4, बाकी लड्डू है, M इक्वल टू 4 इंटू 3 4 6 9 16 माइनस 7, यूनिट होगी kg पर आवर। This is the mass of uranium required per hour. Unit is important, unit is important, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन किया तो ऑफ कोर्स मास किस में होगा, किलो में होगा। हाँ? हाँ? ठीक है, चलें आगे, चलें। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। आपने क्या बिगिनर बॉक्स किया या नहीं किया, सारे हो गए, कौन से नहीं हुए, एक भी नहीं हुआ। 3 क्या कह रहा है, 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निकल जाएगा। 5 का आंसर नहीं आता, 5 का आंसर तुम्हारा आ रहा होगा 9.6 ग्राम, कर रहा है या ये कैसे बोल रहे हो नहीं किया और आंसर नहीं आया, मतलब ये कैसे कह रहे हो तुम। देखो एक चीज बता देता हूँ, ये जो एग्जैक्ट नंबर होता है ना, क्या है आज पता नहीं, तुम लोग पढ़ने का मूड कम है, ये एग्जैक्ट नंबर ये होता है। अब मैंने क्या किया, 0.1% से आपको बता दिया, क्यों बताया, क्योंकि कैलकुलेशन क्या होगा, आसान होगा। अब अगर 0.1% से किया और आंसर नहीं मिला तो आपको कौन सा मास ढूंढना है,
जो आंसर आया उससे थोड़ा सा ज्यादा। आपने ये नंबर कम कर दिया ना, तो ये नंबर क्या करना पड़ेगा? मैं किन लोगों से बात कर रहा हूं? आर यू गाइज, मतलब वर यू गाइज एक्सपेक्टिंग मी की मतलब क्लास थी या मेरी या नहीं थी? अच्छा, तभी प्रॉब्लम है। लोग केमिस्ट्री वाला चैप्टर खुला हुआ है, आपने बोल रखा अपने माइंड को बायोलॉजिकल को 5 बजे ये खोलना है चैप्टर। इनकी बात अपन 6:30 करेंगे। अरे भाई, ये नंबर कुछ कर दिया भाई। दो नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है। मैंने आपको 0.1% से बताया। अगर वो 0.1% की जगह एक्चुअल नंबर 0.093% है, तो जो अपना मास कैलकुलेटेड है उसकी वैल्यू क्या आएगी? कैलकुलेटेड वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा है। न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? फिशन ऑफ यूरेनियम 235 by slow thermal neutrons, है ना? यूजिंग क्या यूज करेंगे? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो सबसे पहले अपन को न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए बेटा क्या चाहिएगा? फ्यूल। तो नेचर में जो अकरिंग है यूरेनियम 235 एंड 238, दिस इज 0.7% एंड दिस इज 99.3%। तभी बताओ हमारे काम का कौन सा है? हमारे काम का वैल्यू बहुत ही कम है। अगर अपन एक यूरेनियम का ओर लेते हैं 100 ग्राम का, तो उसमें 0.7 ग्राम अपना 235 मिलेगा और 99.3 ग्राम अपना 238 मिलेगा। और अगर अपन उससे अपन क्या करवाना चाहेंगे? फिशन करवाना चाहेंगे, तो फिशन होगा नहीं। सस्टेन्ड चेन रिएक्शन के लिए यू नीड कि इसकी जो कंसंट्रेशन है कम से कम क्या हो? 3.5% हो। तो नेचर में तो 0.7% मिलेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू आर्टिफिशियली एनरिच करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इसकी कंसंट्रेशन सैंपल में क्या होनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना? तो वी नीड टू, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एनरिचमेंट। कैसे करते हैं? दैट इज नॉट इन सिलेबस। वी नीड टू आर्टिफिशियली एनरिच यूरेनियम 235 टू 3.5% कम से कम फॉर सस्टेनिंग चेन रिएक्शन। देखो होता क्या है कि एक यूरेनियम का फिशन हुआ, 3 न्यूट्रॉन निकले, वो न्यूट्रॉन आगे जाके दूसरे यूरेनियम पे बम्बार्ड करेंगे, वो आगे जाके दूसरे न्यूट्रॉन मतलब दूसरे यूरेनियम एटम पे बम्बार्ड करेंगे। तो उतने सफिशिएंट यूरेनियम एटम होने तो चाहिए। कौन से वाले? 235 वाले। तो इनकी कंसंट्रेशन 0.7% अगर होगी तो वो रिएक्शन सस्टेनेबल नहीं होगी। वी हैव टू मेक एटलीस्ट 3.5। और ये तो क्या है? ये कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर है विच इज राउत भाटा टाइप? कांस्टेंट एनर्जी देता रहेगा। एंड वेपन ग्रेड यूरेनियम जो होता है दैट वाज ड्रॉप्ड ऑन 80%। समझ में आ रहा है? दैट वाज a really catastrophe. Okay, so first thing you need is fuel. The second thing is, जो उसकी प्रॉब्लम थी कि भाई जो न्यूट्रॉन निकले वो फास्ट है, जो न्यूट्रॉन निकले वो फास्ट है, उनसे क्या नहीं हो सकती? चेन रिएक्शन नहीं हो सकती। जो चेन रिएक्शन होगी मतलब जो यूरेनियम 235 का फिशन होगा दैट इज ओनली बाय स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। यूरेनियम 235 एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके 236 बन रहा था ना, वो केवल और केवल कौन सा न्यूट्रॉन लेगा? केवल और केवल स्लो मूविंग न्यूट्रॉन लेगा, वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन नहीं लेगा। तो व्हाट वी हैव टू डू? उसको स्लो डाउन करना पड़ेगा। और स्लो डाउन करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कोलिजन। कोई चीज जा रही है उसको स्लो डाउन करना है, क्या करवा दो? कोलिजन। किससे कोलिजन कराओ? अगर m मास है
v वेलोसिटी जाया, उसको m मास से टकरा दो तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, पता है ना, ये स्लो डाउन हो जाएगा और ये आगे चला जाएगा। ये कमरा ठंडा तो है, मतलब प्रॉब्लम क्या, कहाँ है प्रॉब्लम? हाँ, ये चला जाएगा। सो बेसिकली आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना है जिसका मास न्यूट्रॉन के बराबर हो। ढूंढ रहा है तू, कौन सा है? हु इज प्रोटॉन? कहां मिल सकता है प्रोटॉन? हाइड्रोजन। कहां मिल सकता है हाइड्रोजन? पानी, H2O। तो ये निकलेंगे न्यूट्रॉन्स, वहां पे पानी रहेगा। पानी में कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? हाइड्रोजन के, मतलब पानी में हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, उनके न्यूक्लियस से टकराएगा एंड स्लो डाउन हो जाएगा। सम रिएक्टर यूजेस D2O। D2O also as moderator। D2O is heavy water। heavy water को भी moderator के रूप में यूज करते हैं। D2O is better moderator, अच्छा moderator है। बिकॉज क्या होता है कि जो केवल प्रोटॉन होता है ना, वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या रहती है कि न्यूट्रॉन आया, उस पर कोलिजन कराइए, उसको अपने पास ही रख लेते हैं। बिकॉज हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्या, अकेलापन, लोनलीनेस, तो यहीं रुक जाए। तो दैट इज अ प्रॉब्लम विद द H2O। D2O के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो दे आस्क यू विच इज द बेस्ट मॉडरेटर? D2O। ठीक है, अपने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है महाराष्ट्र, बंबई के पास, ठीक है ना, भाभा एटॉम, BARC कहते हैं उसमें, ठीक है ना। तो वी डेवलप्ड एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, एशिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, दैट वाज इन 1956 आई थिंक, एंड its name was Apsara reactor, and that used to use water as moderator। ठीक है ना, क्योंकि उस समय D2O बनाना भी अपने आप में क्या है, चैलेंजिंग टास्क है। अगर आपको, मतलब आई डोंट नो हाउ मच केमिस्ट्री यू नो, बट अगर सी वाटर लेंगे, सी वाटर में मिलता है पता है क्या, ड्यूट्रॉन, और वो भी कंसंट्रेशन कितनी होती है, बहुत कम होती है, मतलब ppm टाइप्स होती है कंसंट्रेशन। राइट, तो मैं कुछ भी बोलूं, मतलब मेरे हिसाब से आज तो कुछ भी बोल दूं मैं, मतलब इट्स माय बर्थडे लुक्स लाइक, सब कुछ बोल दो, सब सही है, यस सर। तो उसको बनाना मुश्किल होता है, राइट। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन्स वर आल्सो राइट ट्राइंग टू मेक दिस nuclear reactor, and I don't know if you know the history or not, they were also trying to make the nuclear reactor, but they could not make sufficient amount of heavy water, इसलिए वो रिएक्टर क्या हुआ, मतलब ऑन ही नहीं हो पाया। उनके पास सब कुछ रेडी था, बट दे डिड नॉट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हेवी वाटर। एंड देन द अमेरिकन ट्रूप्स, राइट, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो प्लांट जिसमें D2O बन रहा था, उस प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दिया, बिकॉज दे न्यू इफ दे डिस्ट्रॉय दैट, न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन ही नहीं हो पाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉडरेशन, और ये जो करता है उसको बोलते हैं मॉडरेटर। व्हाट इज मॉडरेटर? they slow down the fast moving neutrons with the help of collision। तो ठीक है, with the help of collision। इसका एग्जाम्पल क्या है? H2O and D2O, and this is best moderator। so do I answer your question or अभी भी उसको डाउट है? हाँ मिस्टर कोल्ड ड्रिंक बता, ठीक है, हो गया? नहीं हो गया, ओके। नहीं, तुम्हें कोई डाउट ही नहीं था? ठीक है, नाउ बेटा जो रिएक्शन है उसको अपन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बाय कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
अगर रिएक्शन में न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे तो फिशन ज्यादा होगा, फिशन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, न्यूट्रॉन कम होंगे तो फिशन कम होगा, फिशन कम होगा तो एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। यस और नो? तो वी कैन कंट्रोल rate of reaction by controlling the number of neutrons available for fission. तो कंट्रोलर क्या होते हैं? These guys control the number of neutrons available for fission. तो अगर एक्सेस न्यूट्रॉन होंगे तो ये उसको क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब. सो दीज आर न्यूट्रॉन हंग्री सब्सटेंसेस और न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग सब्सटेंसेस. तो बोरोन, कैडमियम, ये लोग क्या कर सकते हैं? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो वो कंट्रोलर होंगे. दे कंट्रोल द rate of reaction by controlling the number of neutrons available for fission. ठीक है? Exam. So these are neutron absorber. न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एग्जाम्पल, कैडमियम एंड बोरोन की रोड्स होती है, तो वी हैव टू टेल द एग्जैक्ट आइसोटोप. बोरोन का 10 वाला आइसोटोप और कैडमियम का 113 वाला आइसोटोप. दीज आर गुड न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर. तो रोड्स बनी रहती है मेड ऑफ बोरोन एंड कैडमियम. वो रिएक्टर में अपन क्या कर सकते हैं? ज्यादा रोड डाल देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, रोड्स हटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाए. इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या की जा सकती है? कंट्रोल की जा सकती है. सो दैट्स इट. दीज आर द पीसेस. ओके, एंड वी कैन डिफाइन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और रिप्रोडक्शन फैक्टर. तो आई थिंक ये पढ़ते हो आप लोग किसी पॉपुलेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, दैट इज नेक्स्ट जनरेशन में कितने हैं अपॉन इस जनरेशन में कितने, ऐसे करते हो ना आप लोग. तो यहां पे अपन करेंगे फिशन इन नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में कितने फिशन होने वाले हैं अपॉन फिशन इन दिस स्टेप. तो इसको अपन के बोलते हैं. अगर बेटा ये K1 है, K1 का मतलब क्या है? स्टडी स्टेट में चल रही है. दैट वुड बी लाइक रावत बाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट. कोई भी पावर प्लांट जो क्या कर रहा है? कांस्टेंट रेट से क्या बना रहा है? बिजली बना रहा है. सो दिस इज स्टडी स्टेट. तो दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऐसा होगा वहां पर. एंड K अगर ग्रेटर देन 1 है तो दिस इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल. व्हाट इज सुपर क्रिटिकल? It is going to take the form of, and K less than 1, that is called subcritical, and it means that थोड़ी देर बाद क्या होगा? बंद हो जाएगा. तो हो सकता है अपन मेंटेनेंस पर्पज के लिए ये काम कर रहे होंगे. ठीक है, तो दैट विल बी शट डाउन. ऑलराइट, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको समझ में आ जाना चाहिए. So now I am going to draw the reactor. So basically all this is theoretical, but क्वेश्चन जो अपन को करने थे वो अपन ने कर लिए. क्वेश्चन दो ही तरीके से होंगे. कौन सा? अगर m मास है किसका? यूरेनियम का, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 0.1% इंटू mc². उस एनर्जी को पावर इंटू टाइम का बराबर करना है. चाइनीज, जर्मन, 0.1% इंटू mc² इक्वल टू पावर इंटू टाइम के बराबर का. पावर जनरली दे रखी रहती है. ठीक है, बोलेगा एक डे में, एक आवर में कितना यूरेनियम का मास यूज होगा, वो कर सकते हो. दूसरा तरीका क्या होगा कि एक यूरेनियम का एटम या न्यूक्लियाई कितना एनर्जी देता है? 200 mE. तो कितने एटम चाहिए होंगे उस रिएक्टर में पर डे या पर आवर? कर सकते हो क्या यूनिटरी मेथड?
लग तो नहीं रहा बट ठीक है। यस बोल रहे हो, मेंटल स्टेट चेंज हो गई तुम लोगों की। तो देख रिएक्टर ऐसे होता है, दिस द सील्ड चेंबर, और इसके अंदर होती है बेटा फ्यूल रोड्स। दीज आर फ्यूल रोड्स, किसकी होगी? यूरेनियम की बनी हुई होगी। ये पूरा का पूरा किससे भरा रहेगा? बोलो। मॉडरेटर। ठीक है, और इसमें बाहर से एक्सेस किसका होगा? दीज आर कंट्रोल रोड्स। ठीक है, अब एक चीज बता मेरे को कि यहाँ पे जो फिशन में काइनेटिक एनर्जी मिलती है अपन को 200 MeV, वो किस फॉर्म में मिलती है? जो एनर्जी मिलती है ना 200 MeV, हीट की फॉर्म में नहीं मिलती, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। 200 MeV मिलेगी, वो किसकी फॉर्म में मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन है? बेरियम, क्रिप्टॉन, न्यूट्रॉन्स, ये लोग है ना। तो बेसिकली वो 200 MeV होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या होगी? रिलीज होगी। तो वो जो एटम्स होंगे ना, बेरियम के, क्रिप्टॉन के या फिर न्यूट्रॉन्स होंगे, दे आर मूविंग विद वेरी हाई स्पीड इनसाइड दिस चैम्बर। वो इधर उधर भटकेंगे, दीवारों से क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे। कोलिजन करेंगे तो अंदर का तापमान बढ़ेगा। अपन को उस हीट को क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है। उस हीट को एक्सट्रैक्ट करके क्या बनानी है? स्टीम। और स्टीम बना के उस स्टीम से किसको घुमाना है? टरबाइन। यही तो करना होता है, किसी भी पावर प्लांट में यही करना होता है ना। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू मूव ए टरबाइन। वो स्टीम बनाओ। स्टीम कैसे बनाएंगे? चाहे पानी गर्म करके कर लो कोयले से, या इस हीट से पानी को गर्म कर लो, या पानी सीधा ही टरबाइन पे गिरा दो, दैट इज इन हाइड्रो पावर प्लांट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इधर से क्या करेंगे? कूलेंट डालेंगे। जनरली कूलेंट इज लिक्विड सोडियम, ठीक है, बट इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है। कूलेंट गया, कूलेंट गया, इसके चारों तरफ घूम के आया और क्या लेके आ गया? हीट बाहर लेके आ गया। तो दिस वाज कोल्ड व्हेन इट वेंट इन एंड इट विल बी हॉट व्हेन इट विल बी कमिंग आउट। फिर इसको अपन एक हीट एक्सचेंजर को दे देंगे जो किस में डूबा रहेगा? पानी में डूबा रहेगा। तो यहाँ पे ये पानी रहेगा, तो पानी क्या बनेगा? स्टीम। स्टीम बनेगा। स्टीम किसको दी जाएगी? तो ये चीज अपन को समझनी थी। क्वेश्चन अपन ने सारे कर दिए, ये चीज अपन को समझनी थी। बस 3 ही चीजें होती है। पहली बात तो फ्यूल को आर्टिफिशियली क्या रखना पड़ता है? इनरिच, क्योंकि जो नेचर में फ्यूल है वो बहुत ही कम कंसंट्रेशन वाला है। दूसरा, सस्टेन चेन रिएक्शन के लिए फास्ट न्यूट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? स्लो डाउन। स्लो डाउन कैसे करेंगे? moderator, they will slow down with the help of collision. Then we have to control the rate of reaction with the help of controller. What are controller? Neutron hungry substances. ठीक है, फिर उसके अंदर जो भी काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो भी एनर्जी होगी, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो चैम्बर क्या होगा? गरम। चैम्बर गरम होगा तो उससे हीट एक्सट्रैक्ट करो, उस हीट से क्या बनाओ? पानी को गर्म करो, स्टीम बनाओ, स्टीम बना के टरबाइन को घुमाओ और मिलेगी बिजली। और ये सब काम कहां पर होगा? शहर से बहुत दूर, है ना। और बिजली क्यों बनाते हैं? क्योंकि बहुत दूर से बिजली आसानी से आ सकती है। Why for every need there is electricity? Have you ever wondered? एवरी नीड के लिए इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टेशन इजी है, वायर में चल के आ जाएगी।
समझ में आ रहा है ना? ट्रांसपोर्टेशन इज इजी। तो ये कहानी होती है। ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट है? अच्छा, दे आर राइटिंग सो मेनी थिंग्स। Chaitanya is saying, can graphite be used as a moderator? Yes, graphite can also be used as a moderator. But after Chernobyl incident, Ukraine, Chernobyl, तो उसमें graphite was used as a moderator. So after that incident, new reactor are not using as moderator. Chernobyl, पता है ना? 19 ईयर याद नहीं है, मैं अभी बोल दूंगा ना। 86, यस सर। चाहे वो ईयर हो ही नहीं, कुछ भी नहीं हो, मतलब तुम लोग उसकी तरह ट्रीट करते हो। क्या नाम है वो, एक मूवी थी वो मुन्ना भाई की, कौन सा मूवी थी सर? कुछ भी, अरे उसमें जो महात्मा गांधी उसको दिखते हैं, लगे रहो, है ना? लगे रहो, मुन्ना भाई वाज दैट, जिसमें महात्मा गांधी भी होते हैं। लेट मी चेक। तुम लोगों ने लिख लिया क्या? सो यस, सो दैट उस मूवी में क्या होता है कि वो मुन्ना भाई वही बता सकता है बापू के बारे में जो उसने पढ़ा है। वैसे ही तुम ऐसे कर रहे हो। अगर मैंने बोल दिया एक बार, मतलब उसका बापू वही बोलता है जो मतलब उसने पढ़ा होता है, ऐसा कुछ होता है उसमें, है ना? केमिकल लोचा ऐसा कुछ। तो तुम लोगों को भी क्या है कि अभी मैं बोलूंगा ना, कुछ पूछूंगा नहीं, ऐसे वो जबान पे अटका रहेगा तुम्हारे। मतलब यू वांट टू गिव आंसर, बट जैसे मैंने बोला 1986, यस, वो जबान पे अटका हुआ रहता है तुम्हारे आंसर। जैसे मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, तो अभी तक कोई आंसर नहीं, जैसे मैंने लिख दिया यस, अरे यार ये तो आई, अरे यही तो होगा फिर, है ना? मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं? आई डोंट नो, मैं कह रहा हूं इस एक्सपेरिमेंट को तुम कर सकते हो रनिंग क्लास में। ठीक है, सीरियस चल रही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर। क्या करो, क्लास चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। सर ने कोई क्वेश्चन दिया, रेंडमली कोई एक बंदा है ना बोल दिया करो 17, आई गारंटी यू देयर विल बी 3-4 पीपल shouting behind you 17। स्टाम्प पेपर पे लिखते रहता हूं मैं, मतलब ऐसा नहीं हो कि भाई, ठीक है ना, क्लास चल रही है एकदम सीरियसनेस चल रही है, सब कुछ तुम मतलब कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, सर ने पूछा इसका आंसर किसका आ गया, तुम कुछ भी रैंडम नंबर बोलो, रैंडम रूट 2 बोलो, रूट 2 आंसर आएगा। तुम बायोलॉजी के क्लास में रूट 2 ट्राई कर लेना। तो होता है भाई दिस इज द ग्रुप बिहेवियर, होता है ऐसा। ये तो अभी क्या है कि वी हैव लाइक लॉट्स ऑफ एम्प्टी बेंचेस, फुल रहता है ना, फुल रहता है ना, तो इसका इफेक्ट मल्टीप्लाई होता है, इसका इफेक्ट अच्छा होता है। हाँ, कल ट्राई करना, है ना? ट्राई करना चाहिए, मेरे बैच में भी ट्राई कर लेना। मैं कह रहा हूँ किसी भी क्लास में ट्राई करना, दैट इज सपोज टू वर्क। And well, I don't know whether these guys will say the same thing, but see, basically these are two function. We are going to keep it separate. मॉडरेटर का काम कौन करेगा? मॉडरेटर। और कंट्रोलर का काम कौन करेगा? कंट्रोलर। दोनों को मिक्स नहीं करने का। ठीक है, आपको समझ में आ गया है सारा?
इसमें बस एक लाइन और अपन को लिखनी है। देखो अपन ने क्या बोला, 99.9% वेस्ट है, 0.1% किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी। तो जो वेस्ट बचेगा बेरियम और क्रिप्टॉन, दैट इज ए न्यूक्लियर वेस्ट, दैट इज रेडियो एक्टिव, दैट इज हार्मफुल। तो उसको अच्छे से लेड के डब्बे में पैक करके, और इकोलॉजी में पड़ा होगा 500 मीटर नीचे, तो लिखो न्यूक्लियर वेस्ट इज रेडियो एक्टिव and should be disposed of properly. Nuclear waste is radioactive and should be disposed of properly. जी हाँ, लेकिन ये वाले जो होते हैं दीज आर मतलब एक्चुअली इनके भी तो आइसोटोप होते हैं ना यार, बेरियम क्रिप्टॉन के भी तो कई तरह के आइसोटोप होते हैं ना, तो ये स्टेबल वाले आइसोटोप नहीं है, दीज विल बी। एंड मैं आपको क्या बोला लास्ट क्लास में, बेटा ये स्पॉन्टेनियसली दो भागों में टूटता है, तो कोई जरूरी नहीं है केवल बेरियम और क्रिप्टॉन ही बनेंगे। उस समय कौन से दो न्यूक्लियस मिलेंगे, कौन से दो आइसोटोप मिलेंगे अपन को नहीं पता। बेरियम क्रिप्टॉन जिनोन स्ट्रोंशियम, इनके बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा, पर कोई भी दो तरह के न्यूक्लियस बन सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे तरह के न्यूक्लियस बनते हैं, मैं अपन वो सारी इक्वेशन क्लास में नहीं लिख सकते। अपन को तो क्या मतलब है, एक का फिशन हुआ तो 200 MeV, उससे अपने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बट जब वो टूटते हैं, इट कुड बी एनी टू न्यूक्लियस, इट कुड बी एनी टू न्यूक्लियस, जो क्या होंगे, बाइंड स्टेबल ज्यादा होंगे, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं फ्यूजन की। देख फ्यूजन के लिए प्रॉब्लम क्या होती है, देख दो प्रोटॉन है, दूर है, कौन सा फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, रिपल्शन या अट्रैक्शन, रिपल्शन, कौन सा वाला, कूलम। दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, कूलम रिपल्शन, कूलम रिपल्शन। जब तक वो कितनी पास नहीं आ जाएंगे, 2 से 3 फेम्टोमीटर, तब जाके उनपे क्या लगना। इसका मतलब उनको पास लाने के लिए एनर्जी पहले देनी पड़ेगी ना, तो इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। इस एनर्जी को ये रिएक्शन कराने के लिए पहले इनको पास में लाना पड़ेगा, पास में लाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब दो प्रोटॉन को पकड़ के तो तुम पास नहीं ला सकते, तो व्हाट यू हैव टू डू, किसकी फॉर्म में दोगे, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी दोगे, और एक डब्बे में बहुत सारे प्रोटॉन को एकदम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे भर दोगे। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर मतलब प्रोटॉन की संख्या बहुत ज्यादा है और उनको आपने क्या दे दिया, हाई टेम्परेचर दे दिया, तो उनके रैंडम मोशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और उसके कारण अकेजनली वो क्या आ सकते हैं, पास आते हैं, और जैसे ही पास आएंगे उन पे क्या लगने लग जाएगा, और वो बन जाएंगे। तो टेम्परेचर चाहिए 10⁻7 केल्विन, 1 करोड़ केल्विन, और डब्बे का नाम है स्टार, सन। तो और सन के भी कहां पर, एकदम कोर में, जहां पे टेम्परेचर क्या है सबसे ज्यादा। तो स्टार के कोर में ही फ्यूजन होता है, जहां पे टेम्परेचर एनॉर्मसली हाई, मतलब बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो वहां पर प्रोटॉन को सफिशिएंट क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो वो क्या कर सकते हैं, इस कूलम रिपल्शन को ओवरकम करके एक दूसरे की किस में आ जाएंगे, न्यूक्लियर रेंज में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये एक्टिवेशन अपन को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और एक ही तरीका है, पकड़ तो सकते नहीं, हाई प्रेशर पे गर्म कर दो डब्बे को, दैट इज द ओनली वे। यस और नो। तो फॉर फ्यूजन ऑफ 2 protons we need activation energy of about 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब 2 प्रोटॉन को अपन क्या लेके आएंगे बेटा, पास लेके आएंगे, फ्यू फेम्टोमीटर होना चाहिए। तो पोटेंशियल तो निकाल सकते हो, K Q1 Q2,
by R. You can calculate by K Q1 Q2 by R. Yes or no? तो K की वैल्यू आपको पता है, Q पता है, Q पता है, E और E, R पता है, फ्यू फेमटोमीटर, तो आप इसकी वैल्यू आएगी 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, बिकॉज फॉर फ्यूजन nuclei must be in nuclear range. This energy is provided in form of thermal energy. थर्मल एनर्जी की फॉर्म में ये प्रोवाइड की जाती है। जैसे सन का टेम्परेचर जो है कितना है, बहुत ज्यादा है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ सन, इसको अपन बोलते हैं थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं अपन? थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको अपन बोलते हैं थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। कहानी समझ में आ गई ना? फ्यूजन करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि जब प्रोटॉन दूर दूर होंगे तो उनपे कौन सा फोर्स लगेगा? कूलम्ब रिपल्शन। रिपल्शन को और कम करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो क्या आपने ऐसा ग्राफ देख रखा है क्या कि एक्स एक्सिस पे टाइम हो, वाई एक्सिस पे एनर्जी हो, और कुछ ऐसा? यहां पर कौन होंगे तुम्हारे? रिएक्टेंट, और यहां पे तुम्हारे कौन होंगे? प्रोडक्ट। और इसको आपने क्या बोला होगा? मतलब जब तक अपन बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक वी वोंट बी एबल टू मेक स्टेबल प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट्स आर स्टेबल। शुरुआत में एनर्जी देनी पड़ेगी, बट फाइनल जो एनर्जी रिलीज होगी, दिस इज द प्रॉफिट। यस और नो? यही इस केस में हो रहा है, और लाइफ भी यही है। अभी तुम्हारा कोटा का स्ट्रगल, मतलब यू माइट एंजॉय इट आल्सो। नहीं, सी, जर्नी को एंजॉय करें तो अच्छा ही रहता है। स्ट्रगल तो है, दिस बैरियर इज नीड फॉर यू। ठीक है, स्ट्रगल क्या है? व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? घर से दूर रहना है, 10-10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, मेस का खाना खाना है, कंप्लेन नहीं करना है, खुश रहना है, ये सब एक्टिवेशन एनर्जी आपको देनी पड़ रही है। एंड देन देयर इज अ फाइनल एग्जाम, नीट, उस बैरियर को क्रॉस करना है, तो प्रोबब्ली योर लाइफ विल बी मच स्मूथर। लेकिन फिर अलग बैटल चालू हो जाएगी। यू विल हैव अनदर ग्राफ। कॉलेज से निकलना है, एंटर करना बहुत आसान होता है, कॉलेज में निकलना निकलना ज्यादा मुश्किल होता है एंटर करने से। मतलब वो तुम्हें 4th ईयर में समझ में आता है, बट एनीवे, बट इन इंजीनियरिंग, आई डोंट नो हाउ डज मेडिकल को। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं तो आसानी से निकल गया था, मेरी टेंशन मत कर तुम, ठीक है? डू नॉट वरी अबाउट मी, ठीक है? हाँ, तो द थिंग इज दिस, एंड आफ्टर प्रोबब्ली राइट आफ्टर दैट एग्जाम यू विल बी एबल टू नो कि तुम्हारा जो स्टे था यहाँ पर 1-1.5 साल का या 2 साल हो जाएंगे, ठीक है? हाँ, जो भी था, कि वो एक्सोथर्मिक था या एंडोथर्मिक था, वो तभी पता चलेगा। नो, तो यू कैन रिलेट इट विद लाइफ आल्सो। ओके, सो नाउ जो सन के अंदर रिएक्शंस होती है ना, उन रिएक्शंस को बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल बोलते हैं। तो सन क्या करता है? प्रोटॉन को किस में कन्वर्ट करता है? हीलियम में। और वो एनर्जी किधर आ रही है? अपनी तरफ आ रही है। उसी के कारण इस प्लैनेट पे क्या है? लाइफ है। मतलब एक चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि व्हाट आर वी, हम जो भी हैं, इट इज ऑल ड्यू टू स्टार्स।
अपन जिंदा क्यों है? स्टार अपन को एनर्जी देता है। और अपन बने क्यों? ये एटम्स कहां से लिए अपन ने? ये इस यूनिवर्स से लिए, जो किसी स्टार में क्या हुए थे, सिंथेसिस हुए थे। तो स्टार हमारा माई बाप है। एनीवे, सो सन रन्स ए प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। सो मैं यहाँ पे कुछ बारी भरकम इक्वेशन लिख रहा हूं, प्लीज डू नॉट गेट मतलब परेशान ना हो, क्योंकि इसमें जो चीज याद रखनी होगी वो मैं बता दूंगा। तो सन के अंदर ये सारी रिएक्शन होती है, ठीक है। 1H1 से मैं सारी इंटरमीडिएट रिएक्शन बता रहा हूँ। 1H1 से 1H2 बनता है, 1H2 और सॉरी देन देयर इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का उल्टा पार्टिकल, एंटी पार्टिकल। you have this much amount of energy released, then there is 1H2, 1H1 gives 2He3, अच्छा बैलेंस हो गई, प्लस 5.49 MeV। ये सब एनसीईआरटी में है तुम्हारे, ठीक है। तो 2He3 gives 2He4 plus 1H1 plus 1H1 plus 12.86 MeV। तो दिस इज फाइनल प्रोडक्ट योर हीलियम। याद क्या रखना है आपको? जैसे इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको जोड़ेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है कि जब 4 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो सन के अंदर हीलियम बनती है, ठीक है। और कुछ ये पार्टिकल निकलते हैं, ये पार्टिकल ये अच्छा ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये पार्टिकल निकलते हैं एंड देयर इज सम एनर्जी दैट इज 26.7 MeV। बस ये नाम याद, ये नंबर याद रखना है कि जब 4 प्रोटॉन सन के अंदर सिंथेसिस होके क्या बनाएंगे, हीलियम, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 26.7 MeV। जैसे न्यूक्लियर फिशन में क्या याद रखते थे, एक यूरेनियम का न्यूक्लियस कितनी एनर्जी देगा, 200। तो यहां पे क्या याद रखेंगे, 4 प्रोटॉन सिंथेसिस करेंगे हीलियम न्यूक्लियाई का और कितनी एनर्जी देंगे, 26.7। इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या, इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या, सन हमसे कितना दूर है, बहुत दूर है। दैट इज द करेक्ट आंसर, 1.5 करोड़ किलोमीटर। सोच ले एक बार, युग सहस्त्र योजन पर भानु, actually they tell the correct distance. So it is 150 million kilometer away from us, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। We exactly know what's happening inside it. That is the interesting thing. और ये अपने कैसे पता किया, सन से जो रेडिएशन आ रही है उन रेडिएशन का स्टडी करके, ठीक है। इंटरेस्टिंगली जो हीलियम की डिस्कवरी है ना, पहले सन से आने वाली रेडिएशन में हुई, धरती पे हीलियम बाद में मिली। डिस्कवरी ऑफ हीलियम बाद में हुई धरती पर, पहले डिस्कवरी किस में हुई, सन से जो आने वाली रेडिएशन है उनमें हीलियम की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, 4 प्रोटॉन्स फ्यूज टू गिव 2He4 एंड 26.7 MeV ऑफ एनर्जी। यही तुम्हारे लिए क्या है, फ्यूजन के सारे क्वेश्चन करवा देगा। जहां तक न्यूमेरिकल कंसर्न है ये कर देगा। अच्छा देख, एक और एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था, ये इक्वेशन सारी दे दी, ये बीच वाली एक इक्वेशन हटा दी, बीच वाली एक इक्वेशन हटा दी, और तू करेगा ना तो तेरे को बैलेंस हो भी जाएगी, तेरे को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये नंबर अलग आ जाएगा, ये नंबर 24 आ जाएगा। अगर ये मैं ये हटा देता हूं, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ये नंबर 24 आ जाएगा। क्वेश्चन बस इतना ही था, 4 प्रोटॉन फ्यूज होके कितनी एनर्जी देते हैं। तुम्हें जोड़ बाकी करनी थी या केवल सीधा आंसर लिखना था, 26.7 26.7।
4 प्रोटॉन फ्यूज होके हीलियम का न्यूक्लियस बनाएंगे। कितनी एनर्जी देंगे? 26.7। बस इतनी ध्यान रख, इतनी बात ध्यान रख सकते हो। हाँ, ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है? फ्यूजन के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए? फ्यूजन के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर बहुत ज्यादा स्टार्स में होता है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब का क्या कंसेप्ट है बताओ? तुमने मेरे हिसाब से 10वीं की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी? पढ़ी है? उसमें सोर्सेस ऑफ एनर्जी एक चैप्टर हुआ करता था जो बोरिंग लगता था, चैप्टर नंबर 12 सबसे लास्ट वाला, सबसे बढ़िया चैप्टर है वो। उसमें फ्यूजन और फिशन की बात भी करता है वो, फिर वो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात भी करता है ना? उसमें बोलते हैं कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब होगा, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? पहले अपन फिशन बम, कौन सा जो हिरोशिमा नागासाकी पे हुआ था, पहले वो करेंगे, तो उसके कोर में टेम्परेचर क्या होगा? बहुत ज्यादा। फिर इसको एक्टिवेट करेंगे, तो उसमें तो क्या खत्म हुआ था? केवल एक शहर। फिर ये चालू कर देंगे तो पूरा प्लानेट। ठीक है, तो ऐसी बातें मत करो। नीट तो देना ही पड़ेगा। नीट तो देना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। सन क्या कर रहा है? अच्छा एक चीज, सन के अंदर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो सन अपना हाइड्रोजन कम कर रहा है। हाइड्रोजन इज द फ्यूल, उसको कम कर रहा है, और उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? हीलियम में कन्वर्ट कर रहा है, और क्या दे रहा है? एनर्जी। ठीक है, सन एवरी सेकंड 600 करोड़ किलो, 600 करोड़ केजी मास क्या करता है? सेकंड, हर सेकंड में मास, उतने मास को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। 600 करोड़ किलो। और सन के लिए छोटी सी बात है, जैसे अंबानी ने 100-200 रुपए खर्च कर दिए, सन के लिए 600 करोड़। समझ में आ रहा है ना? सोलर सिस्टम का अंबानी है वो, ऐसे समझ लो। एंड वो मास कभी ना कभी क्या होगा? खत्म होगा। अगेन उसमें भी 5 बिलियन साल लगेंगे। तो नीट तो 1 साल बाद ही है। तुम घर पे फोन करके मत बोल देना पापा, मतलब सन है ना ये जो अपन देख रहे हैं ना, हो सकता है थोड़े दिन में ये, बिकॉज ये 600 करोड़ किलो एवरी सेकंड, अपन अभी बात कर रहे थे ना तब तक, तो मतलब इसने 10-20 हजार करोड़ किलो मास कम कर दिया। तो अपन तो बैग पैक करके स्विट्जरलैंड घूमने चलते हैं, क्योंकि ये पता नहीं कब खत्म हो जाए। फिर मेरे पास फोन आएगा, आप पढ़ा क्या रहे हो, है ना? तो इसमें मैंने बोला था कि भाई वो वाली लाइन भी बता देना कि इसमें 5 बिलियन साल और लगेंगे, तो भी बहुत टाइम है। तो नीट, फिर पीजी का एग्जाम भी देना है, कॉलेज से निकलना भी है, मतलब वो सारे काम करने पड़ेंगे अपन को, एक्टिवेशन एनर्जी वाले वो सारे। ये ग्राफ शिफ्ट होता जाएगा नीचे, सब कुछ करना पड़ेगा। तो अब मेरे को ये बताओ, फ्यूजन में एक एटम कितनी दे रहा था? 200। और यहाँ पे 4 प्रोटॉन कितनी दे रहा है? अच्छा, फ्यूजन के प्रोडक्ट क्या है? हीलियम, नॉन रिएक्टिव, पीसफुल गैस है वो, बेरियम क्रिप्टॉन। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन हार्मफुल है? फ्यूजन, क्योंकि उसके प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट रेडियो एक्टिव है, हार्मफुल है, और इसके प्रोडक्ट क्या? नॉन रिएक्टिव है, तो ग्रीनर है ये। ठीक है, लेकिन अपन इसको अर्थ पे कर नहीं सकते, बिकॉज इतना टेम्परेचर अपन किसी डब्बे में, तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, ये इस टेम्परेचर पे मैटर की 4th स्टेट आ जाएगी, प्लाज्मा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से वैक्यूम में प्लाज्मा को सस्पेंड किया जाता है। किसी के टच तो कर नहीं सकते ना, टच करते ही तो वो क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा।
तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से प्लाज्मा को क्या किया जाता है, वैक्यूम में सस्पेंड किया जाता है और फिर फ्यूजन कराया जाता है, मतलब किसी के बिना कांटेक्ट में, तो उसको बोलते हैं टोकामेक डिजाइन। तो ये दो बातें अपन को लिखनी है, लिखो। फ्यूजन इज cleaner and greener way of producing energy. Fusion is cleaner and greener way of producing energy as its products are non-reactive and stable. Products are non-reactive and stable. ठीक है, research is going on. Research is going on to make fusion reactor possible using tokamak design. Research is going on to make fusion reactor possible using tokamak design. Toko with a K. Tokamak design. Where bracket में लिख दो, where they suspend hot plasma using electromagnetic fields. Where they suspend hot plasma using electromagnetic field. ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि कौन ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है? क्यों ज्यादा एनर्जी वहां पे? अब जैसे मान लो मैं 1 किलो प्रोटॉन ले लूं और 1 किलो यूरेनियम ले लूं, कौन ज्यादा एनर्जी देगा? ध्यान से सोचो। देखो फ्यूजन में क्या होता है, 4 प्रोटॉन कितनी दे रहे थे? प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियन बोल दूं मैं, 26.7, मतलब एक न्यूक्लियन कितनी दे रहा था? 26.7/6। और फिशन में बोलो 235 न्यूक्लियन ना, कितनी दे रहे थे? 200, मतलब पर न्यूक्लियन। अब समझ में आया हु इज मोर? बोलो, ये एनर्जी एफिशिएंट भी है, समझ में आ रहा है? दिस इज एनर्जी एफिशिएंट एज वेल। तो आज का होमवर्क क्या है, क्या करोगे? आज का होमवर्क क्या है और क्या करोगे बताओ? रिवीजन नहीं, एक्सरसाइज 1 में कितना करोगे? एक्सरसाइज 1 में हाँ बचा हुआ है, 1 से कितना हो गया था? ये करोगे, 19 से 40 दे दिए थे। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं आता हूं। तो सर करेंगे कंटिन्यू क्लास? अरे हेलो, एक एक टेम्परेरी व्यवस्था करिए। अभी टेम्परेरी व्यवस्था ये करिए क्योंकि अपन
दोनों लेक्चर, दोनों बैचेस को मर्ज करने का प्लान कर रहे हैं कल से। तो अपना एक टॉपिक जो डिफरेंस चल रहा है एक लेक्चर का अपने उधर और इधर वाले बैच में, तो अपना थॉट ये है कि अपन उस डिफरेंस को आज कवर कर लेते हैं। क्या बात क्लियर है? अरे भाई श्योर? क्या सबको बात समझ में आ गई कि चाहत क्या है, क्यों अपन ने ये पार्शियल एडजस्टमेंट किया है? पार्शियल एडजस्टमेंट इसलिए किया है ताकि कल से अपन दोनों बैचेस को मर्ज करके पढ़ा पाए। क्लियर? हाँ, अब बोलो क्या है। तो अब अपन क्या करेंगे, 6:15 ब्रेक देंगे एज यूजुअल, जैसा आपका ब्रेक होता है, ठीक है ना। और फिर अपन वापस जब अपना लॉगिन स्टार्ट होगा तब अपन क्लास स्टार्ट करके इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। लॉक करें? तो भाइयों, अपन पिछली क्लास में क्या सीख रहे थे? हाँ, एकदम आवाज बंद कर देते। अपन ने पिछली क्लास में 2 इंपॉर्टेंट बातें सीख ली थी जाने से पहले। हाँ, एक मिनट, आवाज प्लीज प्लीज प्लीज। देखो, अगर तुम्हें बातें करनी है तो फिर फायदा नहीं होगा आज की क्लास अटेंड करने का। हाँ, तो भाइयों, हमने एक इंपॉर्टेंट फीचर स्टडी किया। फीचर ये था कि कोई रिएक्शन दे दो, अरे कोई रिएक्शन दे दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 गैस बना दो। ये रिएक्शन में अगर हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दें CH ट्रिपल बॉन्ड CH का, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दें हाइड्रोजन का, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का, मान लेते हैं कि हमने ये दिया 100 किलो जूल प्रति मोल, ये दिया 200 किलो जूल प्रति मोल, ये दिया 400 किलो जूल प्रति मोल। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि इसका डेल्टा H कितना आएगा। तो आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है और साथ में हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है। किसका? रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या दे रखा हो? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो हमारी अप्रोच क्या होती है सवाल को देखकर? कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं बोलो? रिएक्टेंट का कंबशन माइनस प्रोडक्ट का। सही बात है, यही सीखा था अपन ने। तो अगर अपन यहां बोलें कि रिएक्टेंट कौन है 100 प्लस हाइड्रोजन का कंबशन कितना है -200 माइनस -400, तो ये कितना बना -100 -400 माइनस माइनस +400, नेट आंसर आ गया -100 किलो जूल पर मोल। क्या ये बात समझ में आती? हाँ, पिछली क्लास में कुछ आंसर आया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपनी वैल्यूज चेंज हो जाती है हर क्लास में। अरे हाँ कि ना? पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर मुझे कंबशन 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 किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दे रखा हो तो मुझे करना क्या है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ये बात समझ में आ गई थी? दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने जो सीखी थी क्लास में, वो ये सीखी थी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH में 2 हाइड्रोजन डालें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनता है, डेल्टा H निकालना। अगर किसी ने मुझे
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का कि साहब इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है 200 किलो जूल प्रति मोल और इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है कितना 300 किलो जूल प्रति मोल और हाइड्रोजन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है बोलो 0। क्यों भाई 0? क्योंकि ये अपनी रेफरेंस स्टेट में होता है और जो भी अपनी रेफरेंस स्टेट में होता है उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होता है 0। ये बात समझ में आती है। अब कोई भी रिएक्शन दे रखी हो उसमें मुझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा हो तो मेरे लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH ट्रिपल बॉन्ड CH कितना है 200 माइनस 300 मतलब माइनस 100 किलो जूल प्रति मोल। क्या तुम्हें ये दो बड़ी बातें चैप्टर की समझ में आ गई थी क्या ईमानदारी से कि कोई डाउट है इसमें पक्की बात है। इसके बाद हम क्या सीख रहे थे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सीख रहे थे और ये सीख चुके थे कि भाई ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो कि भाई ये कौन है ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स CO2 गैस। जल्दी बोलो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका CO2 गैस का। और कुछ बता रहा है क्या और क्या बता रहा है हीट ऑफ कंबशन किसका कार्बन ग्रेफाइट का। ये बात समझ में आती है क्या अबे हाँ कि ना। अगर अपन ने ऐसे लिख दिया कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन गैस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड से गैस जाने की प्रक्रिया। तो इसको कह सकते हैं डेल्टा H सब्लिमेशन। अरे ये सब्लिमेशन किसका है कार्बन ग्रेफाइट का। कार्बन और भी है क्या ये कुछ इसको बोल सकते हैं अपन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसका कार्बन ग्रेफाइट का। और इसको कुछ कह सकते हैं भाई यहां 1 मोल सब्सटेंस बन रहा है और यहां रेफरेंस स्टेट है तो इसको कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन गैस। ये बात सबको समझ में आ गई थी पिछली क्लास में हाँ बोल दो रे। अगर किसी ने मुझे बोला कि हाँ बोल हाइड्रोजन गैस से 2 हाइड्रोजन गैस बनाना हाइड्रोजन गैस से क्या बनाना है इसके लिए तुमने क्या किया होगा इसके लिए तुमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ा होगा। क्या तोड़ा होगा या फिर इसको क्या क्या कह सकते हो पहली बात क्या कह सकते हो इसको कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसका H2 गैस का। या फिर एटोमाइजेशन में तुमने किया क्या बॉन्ड तोड़ा तो तुम इसे कहोगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी HH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी HH। या फिर दूसरे शब्दों में क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है नहीं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो नहीं है बट क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डबल है हाँ तो इसको कह सकते हैं ट्वाइस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हाइड्रोजन गैस। बोलो क्या ये बात अपन पिछली क्लास में सीख चुके थे क्या अरे हाँ कि ना
ईमानदारी से बता दो, ये बात समझ में आ गई थी क्या? बोल। थर्ड वाला फिर से बता दो, ये वाला ना, देख समझ, तू इसको क्या लिखता बेटा, हाइड्रोजन गैस से एच गैस, इसका क्या मतलब है? एक मोल सब्सटेंस है, एलिमेंट रेफरेंस स्टेट में, रिएक्शन बैलेंस है, मतलब ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हाइड्रोजन गैस। अगर तू इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये 2 से 2 कट जाता, तो जो काम तुझे रिएक्शन के साथ करना था वो काम तुझे उसकी हीट के साथ भी करना चाहिए था, तो ये बन जाती ट्वाइस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एच गैस। बोलो ये बात समझ में आई क्या? अबे ईमानदारी से हाँ कि ना? सही बात, इतना बात सीख चुके थे अपन पिछली क्लास में, हाँ कि ना? अगर अपन बोले कि CH4 गैस है, C गैस और 4H गैस में तोड़ दो, तो तुम क्या दोगे इसको? बोलो। हीट दोगे, बहुत बढ़िया बोला तूने बात ये, पर उस हीट का कोई नाम होना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये बात समझ में आती है क्या? डेल्टा H एटोमाइजेशन, किसका एटोमाइजेशन है? CH4 गैस का। किसका एटोमाइजेशन है? ये बात समझ में आती है? हाँ बोलो रे। पर इस एटोमाइजेशन में तूने कौन कौन से बॉन्ड तोड़े? तूने बॉन्ड तोड़े हैं 4। कौन से? 1 2 3 4। तो क्या अपन यहां लिख दें कि कितने बॉन्ड तोड़े गए? 4 बॉन्ड एनर्जी दी गई CH की। प्रश्न उठता है यहां एक कि ये 4 बॉन्ड जो अपन ने तोड़े, ये जो 4 बॉन्ड अपन ने तोड़े, इनकी एनर्जी इक्वल है या अनइक्वल है? ऑफिशियली अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं ये बोलूंगा कि भाई अपन ने जब पहला बॉन्ड तोड़ा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अलग था, फिर एक बॉन्ड और तोड़ा, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट बदल गया, फिर एक और तोड़ा और बदल गया, एक और तोड़ा और बदल गया। तो हर बार बॉन्ड तोड़ने पर हीट अलग अलग देनी पड़ेगी। तो फिर ऐसे केस में आप इन चारों को एक जैसी हीट कैसे बोल रहे हो? तो हम यहां कहेंगे कि हमने चारों को जोड़कर वापस उसे 4 से डिवाइड कर दिया, मतलब हमने क्या निकाला है? एवरेज। क्या निकाला है? एवरेज। सर यहां आपने एवरेज शब्द नहीं बोला, क्योंकि यहां एक ही बॉन्ड था इसलिए एवरेज नहीं। यहां आपने एवरेज क्यों बोला? क्योंकि 4 एक जैसे बॉन्ड तोड़ेंगे, उनमें हीट अलग अलग लगेगी, इसलिए यहां वर्ड एवरेज आएगा। अब हर बार अपन ऐसे लिखेंगे नहीं, अपन सिर्फ बॉन्ड एनर्जी CH लिखेंगे। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि जब हम बोलते बॉन्ड एनर्जी CH तो ये होती है एवरेज एनर्जी। जब हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी Cl सिंगल बॉन्ड Cl तो ये होती है एब्सोल्यूट एनर्जी। इतना अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। हाँ बोलो रे। अबे ओ यस ओ नो? क्या यहां तक की बात समझ में आती है क्या? इसमें ऑनलाइन एक्सटेंशन का कोई प्रावधान है क्या? इसमें कहीं एक्सटेंशन का कोई प्लान है क्या? मोर में देख ले, लाइव स्टार्ट। चलिए एक काम करते हैं, 6:30 बजे तक का ब्रेक देते हैं और 6:30 पुनः इकट्ठे होते हैं यहीं पर। धन्यवाद।